ना गोदी मीडिया ना विरोधी मीडिया, हम हैं जनता की मीडिया जनज्वार। नमस्कार, मैं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार का खास कार्यक्रम सवाल 80 करोड़ का। आज हम लोग बातचीत करेंगे दैनिक भास्कर में काम करने वाले पत्रकार तरुण सिसोदिया की आत्महत्या को लेकर। हालांकि उनके कुछ मित्र, उनके साथी लगातार उसे कथित आत्महत्या कह रहे हैं और बता रहे हैं कि यह एक तरह की हत्या है जो नौकरी के तनाव और अस्पताल में भर्ती होने के बाद अस्पताल प्रशासन के रवैये की वजह से की गई है। हालांकि यह बात किस कानून और आईपीसी की धारा के तहत वह लोग दर्ज करा पाते हैं या नहीं दर्ज करा पाते, यह दिगर बात है। लेकिन हम आज सवाल 80 करोड़ का में यह बात करेंगे कि पत्रकारों की क्या स्थिति है। लगातार उनकी आत्महत्याएं की खबरें आ रही हैं, तो उसका मायने मतलब क्या है। और हम आज स्थिति में, मतलब हम जैसे हजारों लाखों पत्रकार इस स्थिति में क्यों पहुंच गए हैं कि उनको कहीं कोई जगह नहीं मिल रही जहां सुनवाई हो सके। जी हाँ, तरुण सिसोदिया दैनिक भास्कर में नौकरी करते थे। दैनिक भास्कर देश के बड़े अखबारों में से एक अखबार है। वह दिल्ली के स्वास्थ्य बीट को, एमसीडी को और एम्स को भी कवर करते थे, यानी पेशे से वह रिपोर्टर थे। जब वह बीमार हुए और भर्ती हुए, उसके बाद से ही उन्हें लगने लगा कि हमारे साथ इलाज बेहतर नहीं हो रहा है। उन्होंने शिकायत भी की। शिकायत करने के बाद कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने एम्स में इंटरफेयर किया और उसके बाद कुछ स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई गईं। और स्वास्थ्य सुविधाएं इस रूप में बढ़ाई गईं कि उनको सामान्य बुखार की स्थिति में और सांस लेने में वह सक्षम थे, बावजूद उनको उठा के आईसीयू में डाल दिया गया और बाद में एचडीयू में डाल दिया गया। हाई डिफिशियंसी या डिपेंडेंसी यूनिट कहते हैं शायद, उसमें डाल दिया गया। यही अब सवाल भी बन गया है कि आखिर एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा मरीज जो कि अच्छे सांस ले रहा था, ऑक्सीजन ले पा रहा था, बावजूद उसको आईसीयू में क्यों डाला गया और फिर उसके बाद एचडीयू में क्यों रखा गया। उनके कुछ मित्रों का कहना है कि यह ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ शिकायत की और शिकायत के बाद प्रशासन को यह लगा कि इनका अच्छा इलाज कोरोना में क्या हो सकता है। क्योंकि कोरोना में कोई इलाज नहीं है, इसलिए उनके अच्छे इलाज के तौर पर उनको उठाकर आईसीयू या एचडीयू में डाल दिया गया। खैर, ये बातें हैं जो उनके मित्रों के जरिए, उनके सहयोगियों के जरिए, उनके साथियों और समर्थकों के जरिए आ रही हैं। पर बड़ा सवाल यह है कि एक पत्रकार की हत्या या आत्महत्या के बाद हमारी स्थिति ऐसी क्यों बन जाती है जिसमें हम दीनहीन और गरीब से हो जाते हैं। देश का चौथा स्तंभ कहिए, कथित, तथाकथित या स्वकथित, जिस भी रूप में आप कहना चाहें कहें, लेकिन देश के इस चौथे स्तंभ को कोई पूछने वाला नहीं है। जब तक वह जिंदा है और रिपोर्टर है और सत्तानशी और सत्ता प्रेमी है, तब तक तो उसके लिए जगह थोड़ी बहुत सियासतदानों के यहाँ बची हुई है। अन्यथा अगर वह रिपोर्टर नहीं है, डेस्क का पत्रकार है या किसी तरह का एडिटर है डेस्क का, तो उसको वह भी पूछनहार कोई नहीं है। तो ऐसी स्थिति क्यों बनी है, हम बात इसी पर करेंगे। क्योंकि सवाल 80 करोड़ में ये लोग आते हैं। देश के बहुतायत पत्रकारों की हालत ये है जो कि फीड देते हैं, हमें न्यूज़ देते हैं, जिनके बदौलत हमारे अखबार, हमारे संस्थान चलते हैं। उनको बहुत मामूली सैलरी मिलती है और इनकी स्थिति ये भी नहीं होती है कि तरुण सिसोदिया जैसे उनके पास 100-200 मित्र हों जो कुछ पैसा भी जुटा पाएँ, कुछ मदद भी कर चाहें, कुछ अधिकारियों के यहाँ, कुछ मंत्रालयों में मंत्रियों से भी मिल आएँ। हम उनकी भी बात करेंगे। जानकारी के हिसाब से तरुण सिसोदिया के लिए लोग स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से मिले हैं और हर्षवर्धन ने एक चलती फिरती टाइप जांच कमेटी बना दी है जिसमें डॉक्टर ही शामिल हैं। ऐसे में पत्रकारों की मांग है कि जुडिशियल इंक्वायरी की जाए और ज़्यादातर पत्रकारों को संदेह है कि उनकी हत्या हुई है या हत्या जैसी स्थितियाँ कायम की गई हैं। संदेह की एक बात और है तरुण सिसोदिया के मामले में कि वह अपने एक व्हाट्सएप में मित्रों से बातचीत में बता रहे थे कि मेरा मर्डर हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने यह भी संदेह जाहिर किया कि पता नहीं यहाँ कौन किसको सुई लगा रहा है। हालांकि इसको आप दो तरह से देख सकते हैं। एक बीमार आदमी हो सकता है, उसको संदेह हो रहा हो, तो अब सुई किसको कौन लग रहा है, वो डॉक्टर तो नहीं थे, लेकिन हो सकता है थोड़ा बेचैन मन हो, या हो सकता है कि कोई ट्रायल हो। क्योंकि डॉक्टरों का एक समूह का कहना है, और आप सब भी इससे परिचित हैं, कि हमारे देश में जब या दुनिया में भी जब क्लिनिकल ट्रायल होते हैं तो क्लिनिकल ट्रायल में
वैध 1% से कम ही होता है, ज़्यादातर अवैध होते हैं जिसकी कोई जानकारी और सूचना मरीज को नहीं होती है। वह सिर्फ अस्पताल प्रबंधन और कंपनी को होती है। हालांकि जिस कंपनी ने कोरोना की दवा बनाने का दावा किया है वह एक बहुत बड़ी कंपनी है और कहा जाता है वह एक जिम्मेदार कंपनी है। ऐसे में हम सीधा आरोप उस पर नहीं लगा सकते कि क्या हो रहा है, क्योंकि अभी एम्स को ट्रायल के आदेश भी नहीं मिले हैं, उसे अनुमति भी नहीं मिली है। बावजूद इस संदेह पर भी क्या जाना चाहिए, क्योंकि पत्रकारों और उनके दोस्त डॉक्टरों के कुछ लोगों का यह भी कहना है कहीं यह जो सुई की वो बात लिख रहे हैं कि किसी को कोई इंजेक्शन लगाया जा रहा है, क्या यह कोई क्लिनिकल ट्रायल है। यह बात आधारहीन हो सकती है, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन बातों को तरुण सिसोदिया ने अपने को ख़त्म करने से पहले अपने दोस्तों के बीच भेजे हुए मैसेजेस में बातें कही हैं। अब आइए जरा हम देश में चलते हैं ऐसे पत्रकारों की दशा को लेकर। ये वो पत्रकार हैं जो पत्रकारिता के ऋण हैं। टीवी चैनलों में जो आप फीड देखते हैं, वेबसाइट में, अखबारों में, ये पत्रकार फीड होते हैं। चूँकि तरुण सिसोदिया दिल्ली में थे तो हो सकता है उनकी तनख्वाह थोड़ी ठीक रही हो, अन्यथा गाँव के स्तर पर, तहसीलों और जिलों और कस्बों के स्तर पर काम करने वाले पत्रकारों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। और अगर उन्हें कोई बीमारी हो जाती है, कोई मुश्किल आ जाती है तो उनकी कोई मदद करने वाला नहीं है। तो मूल बात यह है कि क्या इनके लिए कोई सरकार सोचती है, क्या इनकी कोई व्यवस्था है। तो ये हम समझें उससे पहले एक बात आप समझिए कि पत्रकारिता ही वह जगत है और वह कलम है और वह बोली है जिसने कि संगठन संगठित होने, हड़ताल होने, प्रदर्शन होने, इन सब के खिलाफ अगर कोई सबसे ज़्यादा जनमत तैयार करने में भागीदार हुआ है तो वह पत्रकार ही है, संयोग कहिए या वियोग कहिए। लेकिन स्थिति यही है कि हमारे ही पत्रकार साथियों ने पिछले 40 वर्षों में, मतलब 1991 के बाद से जो निजीकरण और उदारीकरण की प्रक्रिया चली, उसमें निजीकरण को, सेठों के लूट को, झूठ को, गलत तरीके से कब्जे को, इन सब को अगर किसी ने सबसे ज़्यादा जस्टिफाई किया है तो हमारे अखबारों में बैठे हुए पत्रकारों ने अपने मालिकों के इशारे पर किया है। जाहिर है उस समय तक, मतलब आज से 40 साल पहले तक कुछ पत्रकार संगठन हुआ करते थे, कुछ मजदूर यूनियनें भी पत्रकारों के लिए आवाज़ उठाया करती थी, लेकिन इन्हीं हमारे पत्रकार भाइयों ने, हम जैसे लोगों ने लगातार संगठित होने, प्रतिरोध करने, विरोध करने, धरना प्रदर्शन करने, इन सबको अपराध की श्रेणी में डाला और अच्छे खासे फोटो फाटो खींचकर न्यूज लगाकर ये बताते थे कि ये चौराहे पर तबाही हो रही है, हड़ताल से, प्रदर्शन से यहाँ नुकसान हो रहा है, ये सब करते कराते। और आज देखिए हमने अपने ही पैर में ऐसी लाठी या डंडा मार रखा है जिसको हमें कोई पूछने वाला नहीं, कौन खड़ा होगा। मान लीजिए तरुण सिसोदिया के 2-4 मित्र परिचित होंगे, चले गए होंगे डॉक्टर हर्षवर्धन के पास और वो कुछ रुपया पैसा भी दिला दें, लेकिन आप व्यापक पत्रकार वर्ग के बारे में सोचिए कि जो व्यक्ति पत्रकार है लेकिन बीट नहीं देखता है। तरुण सिसोदिया स्वास्थ्य की बीट देखते थे, तो शायद इस बेइज्जती से बचने के लिए सरकार उनकी कुछ मदद कर दे। लेकिन लाखों की संख्या में जो इस देश में पत्रकार हैं, उनके लिए कोई नियम कानून मुश्किल में है क्या? उनकी ज़िंदगी को बचाने का कोई रास्ता तौर तरीका है क्या? क्या उनके परिवारों को मदद करने की कोई पहल पत्रकार संगठन की जेब और टिटुआ में इतना पैसा है क्या? नहीं है। एडिटर्स गिल्ड और प्रेस क्लब और जो गांव-गांव, जिलों में बने हुए पत्रकारों के क्लब हैं और ये वो हैं, वो मूलतः जो करते हैं वो आप सब जानते हैं, उनका बहुत कोई मायने मतलब नहीं निकलता है। हमारा मकसद नहीं है अभी एडिटर्स गिल्ड या दूसरे पत्रकार संगठनों पर बात करने की, लेकिन चूंकि बहुतायत देश की जनता जानती है कि उनकी दुर्गति है, वह बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, वह भी शहरों के एक बड़े किस्म के दलाल हैं या फिर किसी न किसी घेटों में एक शामिल हैं। ऐसे में पत्रकारों के लिए कोई स्थान, कोई जगह मिले, इस बारे में हम व्यापक पत्रकारों को सोचना चाहिए। जैसे वकीलों पर कोई संकट आ जाए, डॉक्टरों पर कोई संकट आ जाए, तो उन सब के लिए संस्थाएं हैं उनके पास। हमारे पास संस्थाएं नहीं हैं क्योंकि हम व्यक्ति के रूप में बड़े अपने को मजबूत समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम अगर कोई बाइट, मैं खुद या आप अगर कोई बीट देखते हो और वो बीट क्राइम की हो, बीट स्वास्थ्य की हो, शिक्षा की हो, रेलवे की हो, हवाई अड्डे की हो, तो हम उस ताकत में मशगूल रहते हैं। हमें लगता है कि हमें क्या कोई छुएगा, हमें क्या कोई मारेगा, हम तो फला IAS, फला मंत्री, फला प्रधानमंत्री के साथ बैठते हैं। लेकिन दोस्त, आप संगठन और समूह को जितना ज़्यादा इनकार करेंगे उतने ज़्यादा भिखमंगे जैसी हालत में दीनहीन पाए जाएंगे।
क्योंकि व्यक्तिगत मजबूती और ताकत सिर्फ व्यक्ति को ही मजबूत कर सकती है जो उस जगह और सीट पर बैठा है। यहाँ तो पुलिस वालों के भी संगठन हैं अच्छे खासे, यहाँ नेताओं के संगठन तो हैं ही, पार्टियां हैं। सिर्फ पत्रकारों की पूरे देश भर में किसी भी जिले जवार में कोई ऐसा मंच आपको नहीं मिलेगा। और अगर आपकी जानकारी में है कोई ऐसा मंच, ऐसा कोई संगठन, तो हम लोगों को जरूर आप कमेंट में बताएं, जिसके उदाहरण और उपस्थिति को देखकर सीखा जाए। स्थिति यह है कि सारे के सारे संगठन किसी न किसी पार्टी के पिद्दी हैं और या पिद्दी का शोरबा है। वो लगभग जी और जा के लैंग्वेज में सरकारों से बात करते हैं और उनकी औकात ये है कि उनके दीनहीन दिए किए पर वह जीते और मरते हैं। ऐसी स्थिति में जब मोदी कह रहे थे कि 80 करोड़ लोगों की, मैं मानता हूं पत्रकारों का, देश के पत्रकारों में खासकर भाषाई पत्रकार यानी हिंदी, बंगला, मराठी, तेलुगु, तमिल, उड़िया, असमिया, इन भाषाओं के जो स्थानीय और लोकल पत्रकार हैं जो कि जिलों और तहसीलों में बैठते हैं, वह देश के 80 करोड़ जनता का ही हिस्सा हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं है और न उनकी कोई संस्था है, न राष्ट्रीय स्तर पर और न ही स्थानीय स्तर पर। और उसका मूल कारण यह है कि हम खुद पिछले 40 सालों से संगठित होने, प्रतिरोध करने, प्रदर्शन करने के खिलाफ खड़े होते हैं, समाचार छापते हैं, मालिकों की, पूंजीपतियों की दलाली की खबरें छापते हैं और हमें लगता है हमारा कॉलर एकदम टनटनाता हुआ है। ऐसा है नहीं। तो इसलिए इन स्थितियों से अगर उबरना है तो फिर वापस हमें संगठित होने, संगठन बनाने, प्रतिरोध के पक्ष में खड़े होने के लिए सक्षम होना होगा, क्योंकि वैसे भी पत्रकारिता प्रतिरोध की ही आवाज़ होती है, सत्ता की कलम नहीं होती। शुक्रिया।